नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के अजंता नामक पाठ के 8वें और 9वें गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करेंगे, जिसके लेखक भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 8 करके एक गद्यांश दिया गया है, जिसके ठीक नीचे आवाज सा करके इस गद्यांश से आवाज सा के पॉइंट के माध्यम से इसी में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए साथ में बताता चलूँ कि जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र मिलेगा तो वहाँ पर पूरे गद्य खंड से किसी न किसी पाठ से सिर्फ वहाँ पर 2 ही गद्यांश पूछे जाएंगे, और जिन 2 गद्यांश में से किसी एक गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। आपको 1 और 2 पॉइंट करके वहाँ पर गद्यांश दिए जाएंगे। पहला गद्यांश दिया होगा, उसके ठीक नीचे आपसे आवा सा करके इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो दूसरा गद्यांश होगा उसमें भी गद्यांश के नीचे आवा सा करके 3 प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे, और उसमें आपको किसी एक की करनी होती है। और जो आपको अच्छा लगे या जो आप अच्छे से कर सकते हैं, आप उसकी रेखांकित अंश की व्याख्या वहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, प्रश्न 8 करके जो गद्यांश है उसके ठीक नीचे यहाँ पर आवा सा करके 3 पॉइंट हैं, और इन तीनों पॉइंट के उत्तर हमको इसी गद्यांश से ढूंढ के या व्याख्या करके वहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जैसे आप आ में देख रहे हैं कि आ पॉइंट में पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कभी कभी होता क्या है कि कहीं कहीं पर पूछता है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो वहाँ पर आपको गद्यांश में संदर्भ कैसे लिखना है, हम उसका तरीका भी आपको बता देंगे जहाँ पर ऐसे पूछा जाता है। इसके अलावा बा में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका मतलब है जितनी लाइनों के नीचे रेखाएं खींची हैं, हमें उन लाइनों की व्याख्या करना है। इसके अलावा पॉइंट सा में एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, जो बिल्कुल सीधा सा होता है। इस गद्यांश में आप आसानी से ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे सा में पूछ रहा है अपनी जानकारी की गांठ खोलने का क्या आशय है, वो आप जब इसको पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे, तो इसी में से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद इसके आवास आकर के 3 पॉइंट पढ़ना है। जब आपको वहाँ पर प्रश्न पत्र में 2 गद्यांश दिए जाएंगे तो उनमें का जो आ और बा हैं, इन दोनों के प्रश्न लगभग सेम ही रहेंगे, और जो पॉइंट सा है इसका प्रश्न बदल जाएगा। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसकी व्याख्या शुरुआत करने से पहले आपको हम फिर से बताते चलें कि ये जो गद्यांश है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब आप बहुत ही अच्छी तरीके से गद्यांश पढ़ेंगे तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये किस पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। जरूरी नहीं कि वहाँ पर यही गद्यांश आपको दिया जाएगा, वहाँ पर पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से कोई भी गद्यांश आ सकता है। इसलिए जब आप उन गद्यांशों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा आपको अच्छे से याद है, और उसमें आपको ये कन्फर्म करना है कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं। तभी जाके आप उसका संदर्भ लिख पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन हैं, तो आप संदर्भ वहाँ पर कैसे लिखेंगे? क्योंकि संदर्भ में जो मेन चीज़ होती है वो पाठ और लेखक का नाम ही होता है। इसके साथ साथ आपको ये बात भी हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो कॉपी चेक करने वाला होता है उनके पास या उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी हर एक लाइन को, हर एक हेडिंग्स को अच्छी तरीके से पढ़ेगा। वो आपकी पहली हेडिंग ही, आप कोई भी उत्तर लिखते हैं तो उसकी पहली हेडिंग ही अच्छे से पढ़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेगा। और अगर आपका संदर्भ ही गलत हो जाएगा तो समझ जाएगा कि आपने आगे व्याख्या कैसे किया होगा, क्योंकि जब इसके आपको पाठ और लेखक का नाम ही नहीं पता है तो आप व्याख्या कैसे करेंगे? तो वो उसी हिसाब से आपके नंबर माइनस करके दे देगा। इसलिए आपको जो आ पॉइंट का संदर्भ है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान करके लिखना है, वहाँ पर कोई भी गलती नहीं करना है। तो अब हम इसको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर इसकी हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न 8 करके दिया है, इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मनोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में
असाधारण खूबी से दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। कुछ इस तरह का गद्यांश है। गद्यांश पढ़ने के बाद इसके आवासा के पॉइंट पढ़ने हैं और फिर इसके बाद आपको उत्तर हेडिंग डाल के लिखना शुरू करना है। यहाँ पर फिर से मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है ताकि आपको इसके पाठ और लेखक का नाम पता चल जाए। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से पढ़ने और समझने के बाद सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी उत्तर। याद रहे, सबसे पहले आपको उत्तर हेडिंग डालने के बाद संदर्भ नहीं लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर आपके पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से कोई भी गद्यांश आएंगे, पूछे जाएंगे और वहाँ पर कोई एक ही गद्यांश नहीं होगा, वहाँ पर 2 गद्यांश होंगे जिसमें से किसी एक गद्यांश की आपको वहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि यदि आप पहले की कर रहे हैं तो पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर और इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर। यदि आप पहले को छोड़ रहे हैं, पहला आपको नहीं आता है और आप दूसरे पॉइंट की रेखांकित अंश की व्याख्या करना चाहते हैं तो वहाँ पर पॉइंट 2 डालने के बाद उसके शुरुआती के 2 अक्षर और फिर इसके लास्ट में 2 अक्षर लास्ट के। जैसा कि हमने यहाँ पर पॉइंट 8वें की व्याख्या की है तो हमने यहाँ पर पॉइंट 8 डाला और इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर, इन पिछले और फिर डॉट 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 और लास्ट के 2 अक्षर खोल दी है। ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग करने का सही तरीका। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप वहाँ पर ये लाइन लिखेंगे तो इसको आपको काले पेन से लिखना है। जो आप सबसे पहले वहाँ पर उत्तर हेडिंग डालेंगे वो नीले पेन से और ये काले पेन से, और फिर इसके बाद आप नीले पेन से संदर्भ डाल के लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा था कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हमने यहाँ पर पॉइंट आ डाल दिया और फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे संदर्भ। देखिए, संदर्भ हेडिंग डालो या सिर्फ पॉइंट आ ही डालो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ पर पूछा जाता है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, वहाँ पर हम संदर्भ हेडिंग नहीं डालते हैं, और जहाँ पर पूछा जाता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए, वहाँ पर हम संदर्भ हेडिंग डाल देते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप डाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आ पॉइंट डाला और इसके बाद हम संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है, अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ लिखने का सही तरीका। और इसके अलावा अगर ये संदर्भ आपको इस तरह से याद करने में कठिनाई होती है तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका एक आसान तरीका भी है। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाएगा आपका छोटा और सरल संदर्भ। याद रहे कि ये जो बड़ा संदर्भ है इसको भी आप याद करके लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा लिखने से आपके राइटिंग के भी नंबर नहीं कटते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे याद करते हैं तो अच्छी बात है, अब वरना आप शॉर्टकट याद कर लीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी रेखांकित अंश की व्याख्या। एक बार फिर से आपको बताता चलूँ कि याद रहे, आपको सबसे पहले वहाँ पर गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर हमने जैसे बताया सबसे पहले आपको उत्तर हेडिंग डालना है, इसके बाद ये काले पेन से हेडिंग लिखना है और फिर इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। और जो संदर्भ में पाठ और लेखक के नाम होंगे ये दोनों शब्द आपको काले पेन से लिखना है ताकि कॉपी चेक करने वाले की नज़र सबसे पहले इन शब्दों पर पड़ जाए और वो आपका संदर्भ भी अच्छे से ना चेक करे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे बा पॉइंट रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश ने लेखक ने अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्रों का वर्णन किया है। बुद्ध के अनेक योनियों में जन्म लेने की कथा जातक नामक ग्रंथ में वर्णित है। वह लिखते हैं कि जब बुद्ध का जन्म विविध जानवरों की योनियों में हुआ था,
उस समय विद्यमान अन्य जानवरों ने भी ऐसा व्यवहार किया था जो कि मनुष्यों के लिए उचित हो। उन सभी ने किस प्रकार औचित्य अथवा उपयुक्तता का निर्वाह किया था, यह सब कुछ अजंता के चित्रों में अत्यधिक खूबी के साथ चित्रित किया गया है। आशय यह है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों के समस्त विवरणों का विशेष चित्रांकन किया गया है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट सा एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जिसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट सा डालेंगे और इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, अपनी जानकारी की गांठ खोलने का आशय यह है कि अपने ज्ञान को विस्तार से प्रकट कर देना। ये हो जाएगा हमारे पॉइंट सा का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश की ससंदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। पॉइंट 1 में हो गया संदर्भ, पॉइंट 2 में हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट सा में हो गया एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अतः यहाँ तक इस गद्यांश को कंप्लीट करने के बाद अब हमारी अगली हेडिंग आएगी पॉइंट नंबर 9 या 9वां गद्यांश। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न 9 करके एक गद्यांश दिया गया है और इसके ठीक नीचे पहले की तरह आ वा सा करके इसमें भी 3 पॉइंट के 3 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि वहाँ पर आपको जब प्रश्न पत्र मिलेगा तो उसमें पूरे गद्य खंड से किसी भी पाठ से और कोई भी गद्यांश आ सकते हैं का मतलब वहाँ पर आपको एक ही गद्यांश नहीं होगा, वहाँ पर 2 गद्यांश होंगे, जिसमें से किसी एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। याद रहे वहाँ पर जो 1 पॉइंट का गद्यांश होगा उसमें भी गद्यांश के नीचे आवासा करके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पॉइंट 2 होगा उसमें भी नीचे आवासा करके 3 पॉइंट के 3 प्रश्न उसमें से भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा फर्क इतना रहेगा कि जो दोनों गद्यांश होंगे उसमें संदर्भ तो सेम होता ही है। इसके अलावा जो आ बा सा के प्रश्न पूछने का तरीका है वो आ और बा दोनों सेम ही रहेंगे और सा का जो प्रश्न होगा ये आपका बदल जाएगा, दोनों में अलग अलग होगा। इसलिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और फिर इसके बाद उसके आ बा सा के तीनों प्रश्न अच्छे से पढ़ने हैं। याद रहे जब आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तभी आप ये पता कर पाएंगे कि ये कौन से पाठ से आया है और इसके लेखक कौन है। इसलिए आपको दोनों गद्यांशों को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आप किस गद्यांश की अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको व्याख्या करना स्टार्ट करना है। याद रहे जब तक आपको ये ना पता हो कि इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से है तो आप उस पाठ की व्याख्या करने के बारे में ना सोचें, क्योंकि अगर आपका जो पॉइंट आ है, पॉइंट आ में आपको संदर्भ लिखना होता है या पाठ और लेखक का नाम लिखना होता है, दोनों में लिखा एक ही चीज़ जाता है, ये भी ध्यान रखिए। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इसके पाठ और लेखक के नाम क्या हैं तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे। अगर आप गलती से लिखोगे तो वहाँ पर आपका संदर्भ गलत हो जाएगा। संदर्भ गलत होने का मतलब ये है कि आप जो व्याख्या कर रहे हैं या आप जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उस उत्तर की पहली हेडिंग ही आपकी गलत हो जाएगी। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर जब कॉपी चेक होती हैं तो वहाँ पर कॉपी चेक करने वालों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी हर एक हेडिंग को अच्छे से पढ़ेंगे या आपकी हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे। वो आपके उत्तर की पहली या दूसरी हेडिंग को ही अच्छे से पढ़ते हैं और इसके बाद उसमें आपने जैसा परफॉर्मेंस किया होगा उस हिसाब से आपको नंबर देते चले जाते हैं। इसलिए आप जब गद्यांश लिखें तो गद्यांश में कोई भी गलती ना करें। जो गद्यांश आपको अच्छी तरह से आता हो, आपको पता हो कि इसके लेखक कौन है, ये कौन से पाठ से आया है, तभी आपको उसको लिखना शुरू करना है। यहाँ पर इतना कुछ समझने के बाद अब हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न 9 करके गद्यांश है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान,
इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उनके कल्याणकार प्रभाव से वंचित न रह सका। कुछ इस तरह का एक गद्यांश है जिसको पढ़ के आपको इसकी हिंदी में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसके ठीक नीचे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवास आकर के जैसे आ में पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि कभी कभी होता क्या है कि पूछ लिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए या प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जहाँ पर पूछा जाता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और जहाँ पर पूछा जाता है पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो संदर्भ की जगह पर वहाँ पर कैसे लिखना है हम आपको अभी लिखते समय बताएंगे। इसके बाद बा में रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और सा में अजंती की कला का प्रभाव किन किन देशों पर पड़ा। इन तीनों के उत्तर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे या व्याख्या में लिखेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और फिर इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। याद रहे उत्तर हेडिंग डालने के बाद आपको संदर्भ या पाठ और लेखक का नाम लिखना शुरुआत नहीं करनी है। यहाँ पर हमने उत्तर नीचे डाला है, लेकिन आपको सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालना है और इसके बाद जैसा कि हमने वहाँ पर पहले ही बताया कि आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे पूरे गद्य खंड से, जिसमें से किसी एक ही गद्यांश की आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर डिसाइड करना है कि आप कौन अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 1 पॉइंट की करना चाहते हैं या 2 पॉइंट की करना चाहते हैं। अगर आप 1 की करना चाहते हैं तो पॉइंट 1 डाल के शुरुआती के 2 अक्षर, इसके बाद डॉट 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 और इसके बाद लास्ट के 2 अक्षर लिख देने हैं। अगर आप दूसरे की करते हैं तो दूसरे में भी ऐसा करना है। जैसे हमने यहाँ पर 9वें की है तो हमने यहाँ पर पॉइंट 9 डाला, इसके बाद शुरुआती के 2 अक्षर अजंता संसार, इसके बाद डॉट 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 और ना रह सका लास्ट के 2 अक्षर, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। इससे होता क्या है, कॉपी चेक करने वाले को ये समझने में आसानी होती है कि आपने पॉइंट 1 के रेखांकित अंश की व्याख्या की है या पॉइंट 2 के रेखांकित अंश की व्याख्या की है। याद रहे ये लाइन आपको काले पेन से लिखनी है और फिर इसके बाद आपको संदर्भ लिखना शुरुआत करना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखने से होता क्या है कि कॉपी चेक करने वाले को समझने में आसानी होती है, जिससे आपके वो नंबर नहीं काटता है और लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ के नंबर देता चला जाता है। ये हो जाता है शुरुआत करने का सही तरीका। इसके बाद हम अब संदर्भ लिखेंगे। तो जैसा कि वहाँ पर पॉइंट आ में पूछ रहा था गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और कभी कभी पूछा जाता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो दोनों में लिखना एक ही चीज़ होता है, लेकिन जहाँ पर खास कर पूछा जाता है कि पाठ और लेखक का नाम लिखिए तो वहाँ पर संदर्भ हेडिंग नहीं डाला जाता है। और वैसे तो संदर्भ हेडिंग डालो या ना डालो, सिर्फ आ पॉइंट डाल के ही लिखना स्टार्ट कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, लेकिन जो पूछे वो चीज़ करनी चाहिए। यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था इसलिए आप यहाँ पर संदर्भ डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर आ पॉइंट करके संदर्भ लिखा है और फिर इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से अवतरित है या उद्धृत है, अथवा निम्नवत लिखे पाठ का नाम या अथवा निम्नवत लिखित पाठ का नाम अजंता व लेखक का नाम भागवत शरण उपाध्याय। ये जो हमने अथवा लगा के लिखा है ये हो जाता है वो तरीका जहाँ पर पाठ और लेखक का नाम पूछता है। तो वहाँ पर आपको बिना हेडिंग डाले सबसे पहले संदर्भ लिखना है, इसके बाद अथवा लगा के पाठ और लेखक का नाम कुछ इस तरह से लिख देना है। ये होता है संदर्भ लिखने का सही तरीका। सबसे पहले उत्तर, इसके बाद एक लाइन काले पेन से जो आपको गद्यांश से लिखनी है और फिर इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। याद रहे ये संदर्भ जो है इसको लिखने का दूसरा भी तरीका होता है छोटा सा। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक भागवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये हो जाता है आपका छोटा सा संदर्भ। तो इसको भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, आपको कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। याद रहे इस तरह से आपको वहाँ पर शुरुआत करनी है। यहाँ पर इतना कुछ अच्छी तरह से लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या
या रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम पॉइंट बार डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। इसकी व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे, लेखक का कथन है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है, संसार में उसका उपमान नहीं है। निसंदेह विश्व में चित्रकला का यह सर्वोत्कृष्ट नमूना है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं जहां इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हों। ऐसी कोई चित्रशाला नहीं जहां ऐसे गतिशील तथा इतनी बड़ी संख्या में चित्र मिलते हों, जिनमें कथाओं को चित्रित कर दिया गया हो। ऐसे स्थान समस्त संसार में दुर्लभ हैं। इसीलिए देश और विदेश की चित्रकलाओं पर अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर इतना कुछ लिखने के बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या में हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं, विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी है। अतः इन्हीं लाइनों के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट सा, एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर, जिसके उत्तर के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे पॉइंट सा। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे पॉइंट सा, और इसके उत्तर में हम यहाँ पर लिखेंगे, अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। ये हो जाएगा हमारे पॉइंट सा का एक तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर। अतः इसी के साथ साथ इस गद्यांश की भी रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट होती है। इस गद्यांश में भी हमने आपको शुरुआत से कैसे स्टार्टिंग करना है, कैसे इसका संदर्भ लिखना है, कैसे इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और कैसे इसके पॉइंट सा का तथ्यपरक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये सब लाइन टू लाइन अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दिया। अतः आज के इस वीडियो में हम अजंता पाठ के 8वें और 9वें गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या अच्छी तरह से कंप्लीट करवा दी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ कुछ लोग करते क्या हैं कि वो रट्टा मार के याद करते रहते हैं और कुछ भी उनको जल्दी याद नहीं होता। इसके लिए आपको एक जानकारी और बताते चलें कि इसको याद करने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका यही है कि आप इसको रट्टा मार के बार बार ना देखें या बार बार इसको ना पढ़ें। इसको सिर्फ बैठ के एक जगह पे रख के आप सुनते जाइए। 2 से 3 बार आप सुनेंगे तो ये आपको कहानी की तरह याद हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो बस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।